नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 6 सितंबर 2022 को रेलवे ग्रुप डी के पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे शिफ्ट की जो ई-बुक है वह भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग सारे शिफ्ट की PDF फ्री में चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप लोग वहां चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर से आज एक प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में जो प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन मेडल है इससे किसको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका है दीपक धर और इनको 2022 में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया बहुत ही सिंपल सा कि IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का जो 15वां संस्करण है इसका आयोजन कब किया गया। तो 2022 में IPL के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग IPL की बात करते हैं तो वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा कि IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं इतिहास में उनका नाम विराट कोहली है और सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो ड्वायने ब्रावो के पास में है। IPL के 15वें संस्करण की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस साल टाटा ग्रुप इसका टाइटल प्रायोजक था। विजेता टीम आपकी गुजरात टाइटंस रही है। वहीं पर अगर हम लोग ऑरेंज कैप की बात करते हैं तो जॉस बटलर ऑरेंज कैप के विजेता रहे और यजुवेंद्र चहल यहाँ पर पर्पल कैप के विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रत्येक वर्ष विश्व तपेदिक दिवस या जिसे आप लोग वर्ल्ड TB डे भी कहते हैं वो कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि हम लोग 2025 तक TB को अपने देश से एलिमिनेट करेंगे और इस बार का विषय है इन्वेस्ट टू इंड TB सेव लाइव्स। अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो चौथी या पांचवी बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और कर्नाटक का जो मैसूर शहर है वहाँ पर आपको केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि PR श्रीजेश का भारतीय हॉकी टीम में क्या रोल है। जैसे आपने देखा होगा कि हॉकी में हमारे अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, कोई आपका गोलकीपर होता है, कोई डिफेंडर होता है। जैसे क्रिकेट में आपके बैट्समैन गेंदबाज होते हैं, उसी प्रकार से अगर हम लोग PR श्रीजेश की बात करते हैं तो भारतीय हॉकी टीम के ये गोलकीपर हैं। अब इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 2021 में ये हमारे खेल रत्न पुरस्कार विजेता रहे हैं। वहीं पर अगर हम लोग 2022 की बात करते हैं तो 2022 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर रहे हैं PR श्रीजेश। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपका रिपीट हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो लॉर्ड रिपन हैं इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और 1882 में इन्हीं के द्वारा हमारे ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए 1989 में कौन सी कमेटी का गठन किया गया था। तो मैंने आपको 5 कमेटियों के बारे में बताया था। अगर हम लोग बात करते हैं 1989 की तो यहाँ पर आपके PK थुंगन कमेटी का गठन हुआ था। टोटल 5 समितियाँ हैं तो सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति और आपका PK थुंगन समिति है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन हैं। तो बारदोली सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सत्याग्रह आपके गुजरात में हुआ था और सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह को लीड किया था। आपको ध्यान रखना है कि ये भी हमारा एक प्रकार का किसान आंदोलन था और बारदौली सत्याग्रह के बाद ही यहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि से नवाजा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो ये तो लगभग हर शिफ्ट में ही पूछा जा रहा है।
ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा टोटल आपके 10 मूल कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया था और उसके बाद में वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा टोटल आपके एक और मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर शामिल किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था केमिस्ट्री से कि अम्ल और उसके स्रोत को आपको सुमेलित करना था। तो आप देख सकते हैं एक टमाटर था, तो टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा। इसी प्रकार से नींबू की बात करें तो इसमें आपको साइट्रिक अम्ल मिलेगा। और यहाँ पर आप सारे देख सकते हैं जैसे कि सिरके में एसिटिक एसिड होता है, सेब में मौलिक एसिड होता है, अंगूर में आपका टार्ट्रिक एसिड, इमली में भी आपको टार्ट्रिक एसिड मिलेगा, खट्टे फल में आपका साइट्रिक एसिड होता है, दूध में लैक्टिक एसिड, दही में भी लैक्टिक एसिड होता है। तो ये सारे एसिड आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जब आपके CaSO4 के साथ में जल का केवल आधा अणु जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और अगर यहाँ पर जल के 2 अणु जुड़े होते हैं तो इसी को हम लोग जिप्सम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कीटोन का कार्यात्मक समूह क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक अल्कोहल है, यहाँ पर आपका R हो गया, यहाँ पर H हो गया, तो बस आपको इस H को हटा करके यहाँ पर एक और एल्कली ग्रुप को जोड़ देना है और इसके बाद में जो हमारा नया कंपाउंड बनता है वो आपके कीटोन फैमिली का मेंबर होता है। तो कार्यात्मक समूह इसका जो है वो आपका C+O होता है कुछ इस प्रकार से, और इसका जनरल फार्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको सबसे सिंपलेस्ट कीटोन के बारे में भी पता होना चाहिए जिसे हम लोग एसीटोन के नाम से जानते हैं, और उसका फार्मूला यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है। बायोलॉजी से एक प्रश्न पूछा गया था कि कायिक प्रवर्धन इनमें से कौन नहीं करता है। तो कायिक प्रवर्धन की बात करें इंग्लिश में इसी को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया था, आम था, गुलाब था, अंगूर था और गन्ना था। अब अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से बात करूं तो इसमें से तो आपके लगभग सारे कायिक प्रवर्धन करते हैं, चाहे हम लोग आम की बात करें, गुलाब की बात करें, अंगूर में होता ही है, गन्ना में भी होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका उत्तर अंगूर होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। अगर हम लोग अलैंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो बीजाणु निर्माण के द्वारा म्यूकर, मांस, फर्न, कवक, राइजोपस ये आपके प्रजनन करते हैं। इसी प्रकार से विखंडन की बात करें तो द्विविखंडन के द्वारा पैरामीशियम अमीबा और बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम करता है। मुकुलन की बात करें तो ईस्ट और हाइड्रा इससे करते हैं। पुनर्जनन की बात करें तो प्लानेरिया और हाइड्रा हो गया। खंडन से आपका स्पाइरोगोइरा करता है। इसी प्रकार से कायिक प्रबंधन से आलू, प्याज, केला में आपको प्रजनन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सिगरेट पीना मानव शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचाता है। तो सिगरेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से आपके फेफड़ों को ये सबसे पहले प्रभावित करता है, जहां पर ये ब्लॉकेज पैदा कर देता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिगरेट के धुएं में जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये हमारे शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड में ऑक्सीजन के स्तर को भी कम कर देती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सिगरेट हमारे शरीर के बहुत सारे अंग को प्रभावित करता है, लेकिन मेनली ये आपके फेफड़े को यहाँ पर प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से 6 सितंबर की पहले शिफ्ट के जो प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ से 5 सितंबर को जो आपके पहले शिफ्ट में सारे प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके तीनों शिफ्ट की कल एनालिसिस की वीडियो नहीं आ पाई थी। तो करंट अफेयर से हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न था कि मिस्र के कायरो में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने महिलाओं की टीम और व्यक्तिगत दोनों स्पर्धाओं में रजत पदक जीता था। तो इन खिलाड़ी का नाम ईसा सिंह है। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनीस भनवाला और रिदम सांगवान ने 25 मीटर रैपिड पिस्टल में मिस्री टीम को यहाँ पर स्वर्ण पदक दिलाया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2021 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च ई रूपी किस पर आधारित है।
तो ई रूपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ई वाउचर के माध्यम से डिजिटल तरीके से इससे भुगतान किया जा सकता है और इसकी शुरुआत पिछले साल भारत सरकार ने की है। इसके माध्यम से जो भी लाभार्थी होंगे उनको एसएमएस के जरिए या फिर क्यूआर कोड उनको दे दिया जाएगा और उससे वो उसी पार्टिकुलर चीज़ को परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी तीसरी बार पूछा गया कि मार्च 2022 में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कौन से नाम से भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को लॉन्च किया है? तो नाम इसका टोयोटा मिराई है। आपको ये ध्यान रखना है कि 650 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमारे देश भारत का स्थान क्या था? तो टोटल 109 देशों की यहाँ पर सूची आई थी और इसमें भारत का स्थान था 66। आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीति आयोग के द्वारा हमारे देश के राज्यों के लिए जो गरीबी का सूचकांक जारी किया गया उसके अनुसार सबसे गरीब राज्य हमारे देश का बिहार है, उसके बाद में झारखंड है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है और सबसे कम गरीबी आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में नाइपर रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये जो पोर्टल है उसको हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, इसके साथ साथ रसायन और फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाइपर का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और इसको मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2023 की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में की राजधानी जो मुंबई है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा और ये प्रश्न भी लगभग तीसरी बार आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है इसका सुझाव किस समिति ने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। वहीं पर जो अशोक मेहता समिति है इनके द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 8 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? तो ये आपको 51A के भाग 4A में देखने को मिलेगा। देखिए, एक प्रश्न ये पूछा गया था कि तमिलनाडु की जो तमिल भाषा है इसकी लिपि कौन सी है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी। तो अगर आपसे तमिलनाडु की तमिल भाषा की लिपि के बारे में पूछा गया होगा तो इसकी लिपि है अबुगिधा। क्या है? अबुगिधा इसकी लिपि है। बाकी अगर आपसे पूछा गया होगा कि ये हमारे किस शैली की भाषा है तो आपको ध्यान रखना है कि ये द्रविड़ियन शैली की एक भाषा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल किस प्रकार के संसाधन हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये हमारे गैर नवीकरणीय संसाधन हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके ऐसे संसाधन हैं जो कि समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। इन्हें आप लोग पुनः यूज के लिए रिसाइकल वगैरह नहीं कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें तो ये आपके कुछ ऊर्जा के ऐसे संसाधन हैं जो कि हमारे रिन्यूएबल सोर्स हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि चाचा नेहरू ने किस अधिनियम को बिना इंजन और ब्रेक वाली मशीन के साथ तुलना करके दास्ता का चार्टर कहा था? तो ध्यान रखिएगा, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत में लाया गया था इसी को हमारे चाचा नेहरू ने बिना इंजन और ब्रेक वाली मशीन के साथ तुलना करके इसको दास्ता का चार्टर कहा था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत किस वर्ष जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का सदस्य बना था? तो ये इसका फाउंडिंग मेंबर है। आपको पता होना चाहिए कि गैट की स्थापना 8 जुलाई 1948 को हुई थी और उसी समय भारत इसका मेंबर बना था। 1 जनवरी 1995 को गैट को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर विश्व व्यापार संगठन का यहाँ पर गठन किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको जनीवा में देखने को मिलेगा और वर्तमान में नाइजीरिया की नोकोजो ओकोंजो इवेला
ये इसकी महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकार के बीच कितनी सूची में शक्ति का बंटवारा किया गया है। तो टोटल आपको 3 सूची देखने को मिलेगी। आप सभी को पता होगा, एक राज्य सूची है जिस पर कानून हमारे राज्य बनाते हैं, एक आपका केंद्र वाली सूची है जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक समवर्ती सूची है जिसके ऊपर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 7वीं अनुसूची में आपको इसके प्रावधान देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगर किसी कार्यालय में एक पुरुष को प्रमोशन दिया जाता है जबकि महिला को प्रमोशन नहीं दिया जाता है तो उसके किस मौलिक अधिकार का यहाँ पर हनन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं समानता का अधिकार। किसे? इसे हम लोग समानता के अधिकार के रूप में जानते हैं और इसे यहाँ पर महिला के जो समानता का अधिकार है उसका हनन किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जनवरी में मनाया जाता है। तो भैया जो हम लोगों के यहाँ खिचड़ी होता है जिसे आप लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं, वो आपके जनवरी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो मकर संक्रांति हो गया, पोंगल हो गया, असम में इसी को हम बिहू कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, तमिलनाडु में इसी को पोंगल कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहते हैं। तो ये त्यौहार जनवरी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बैंक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देश में इस समय आपके जो सरकारी बैंक हैं उनकी संख्या 12 है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार 1969 में देश के 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था और उसके बाद 1980 में 6 अन्य बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अल्पसंख्यक छात्रों के विदेशों में अध्ययन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया गया। तो ये जो छात्रवृत्ति योजना है, नाम इसका है पढ़ो परदेश योजना। क्या नाम है? पढ़ो परदेश योजना इसका नाम है। 2013-14 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का छात्र अपनी शिक्षा के लिए ऋण लेता है तो उसके ऊपर जो ब्याज होगा उस पर केंद्र सरकार के द्वारा 100% सब्सिडी दी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नदियां जब पर्वतों से निकलती हैं तो समुद्र में मिलने से पहले कई धाराओं में बढ़ जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारे अरीय अपवाह प्रतिरूप का एक उदाहरण है। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अमरकंटक श्रेणी की, तो आप सभी को ये पता होगा कि अमरकंटक श्रेणी से जो निकलने वाली नदियां हैं वहाँ पर आपको नर्मदा भी देखने को मिलेगी, सोन भी मिलेगी, वोहिला भी मिलेगी। तो जब भी हमारी नदियां पर्वतों से निकल करके अलग अलग डायरेक्शन में बहती हैं तो इसे हम लोग अरीय या फिर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के रूप में जानते हैं। केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया कि डोबे-राइनर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो एक स्टेटमेंट में कहा गया था कि डोबे-राइनर ने जीना विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया था या फिर वहाँ पर पढ़ाया था। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया था कि उन्होंने किसी पदार्थ के कणों की बौछार करके पदार्थों के गुणधर्म का अध्ययन किया था। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि डोबे-राइनर महोदय के द्वारा त्रिक का नियम दिया गया था और दूसरा उन्होंने जेना विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी था। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि खमीर के किण्वन से कौन सा उत्पाद बनता है। तो खमीर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके किण्वन से एक तो आपका एथिल एल्कोहल बनता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हो रहा है जिससे एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाती हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 2 तारीख को भी इससे प्रश्न पूछा गया था अलग तरीके से और आज इसको घुमा करके पूछा गया है, तो इसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी के आधार पर सारे गामा पा का जो संगीत नोट है ये किसने दिया था। तो ये दिया गया आपके न्यूलैंड के अष्टक नियम के आधार पर। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि न्यूलैंड महोदय ने ही ये बताया था कि अगर कोई एलिमेंट है तो इसके बाद में जो 8वें नंबर का एलिमेंट होगा उसके साथ में गुणों में ये समानता को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड में
कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है? तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग CO2 की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O कुछ इस प्रकार से होता है, और अगर हम लोग एक ऑक्सीजन एटम की यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन के 3 परमाणु हैं? तो इस प्रकार से आपको दिया गया था, पायरुविक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड था, ग्लूकोज था, एथेनॉल था। आप देख सकते हैं कि पायरुविक एसिड में आपको 3 कार्बन के एटम मिलेंगे, बेंजोइक अम्ल में आपको 7 मिलेंगे, ग्लूकोज में आपको 6 मिलेंगे और एथेनॉल में आपको 2 एटम देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से होता है? तो जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं मुख्य रूप से वो मेटल के ही बने होते हैं, और उसमें जो ये आपका निष्कर्षण है वो विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे क्रियाशील धातु होते हैं उनका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से होता है। फिर एक प्रश्न था कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जब जल के साथ में अपक्रिया करेगा तो यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो उत्पाद है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न पूछा गया कि दांत साफ करने के मंजन की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो प्रकृति है वो आपकी क्षारीय होती है, और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है तो ये आपके क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसका pH कितना होता है? तो 7 से लेकर के 10 के बीच में हमारे मंजन का pH होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक शीशे का अपवर्तनांक 1.41 है। यदि आपतित किरण का कोण 45 डिग्री है तो फिर अपवर्तित किरण का कोण कितना होगा? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको स्नेल के लॉ से ये पता होगा कि अपवर्तनांक इक्वल टू होता है साइन आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन लेंगे हम लोग, साइन आर, और इसी से यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एन की वैल्यू आपको दी गई है 1.41 है, साइन 45 आपको दिया गया है, साइन आर हमको फाइंड आउट करना है। तो 1.41 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो 1/41 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1/√2, और दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, जो कि साइन 30 डिग्री का मान होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं तो उनकी वास्तविक स्थिति क्या होती है? तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई तारा हमको ऊपर की ओर दिख रहा है, ठीक है, तो जो यहाँ पर तारा टिमटिमा रहा है उसकी वास्तविक स्थिति यहाँ पर नीचे की तरफ है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं जहाँ पर हमको तारा दिख रहा है उससे नीचे की ओर आपको तारा देखने को मिलेगा। अगर आपसे ये पूछा गया होगा कि अगर कोई तारा टिमटिमाते हुए आपको दिखाई दे रहा है तो मेन तारे से वो आपको कहाँ पर दिखेगा? तो उस स्थिति में आप ऊपर की ओर बताएंगे, और अगर हम लोग आभासी से तुलना करेंगे तो ये आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया हमारे दर्पण से, तो ऐसे प्रश्न तो बहुत आ चुके हैं। अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है वो 24 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 6 सेंटीमीटर है। अगर वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो इमेज की ऊंचाई और उसका नेचर कैसा होगा? तो सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग यूज करेंगे दर्पण का फार्मूला 1/f = 1/b + 1/u। साइन मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए लिखा हुआ है। अवतल दर्पण के लिए ये सारे निगेटिव ही होते हैं। तो 1/-24 = 1/b + 1/-6। इसे आप लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू है वो आपको 8 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। और इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो हमारा इमेज है वो आपके मिरर के दूसरे डायरेक्शन में बन रहा है, इसीलिए हमारा जो b है वो पॉजिटिव आपको यहाँ से मिलेगा। अब अगर आपको आवर्धन ज्ञात करना है या फिर आपको इमेज की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो h' अपान h = -b/u होता है। यहाँ पर h' हमको निकालना है, डिवाइड करेंगे 3 से, -6 डिवाइडेड बाई -6 हो जाएगा, और यहाँ से h' आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो कुछ इस प्रकार का केस होगा जहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने f और p के बीच में रखा हुआ है, और जो आपकी इमेज है वो मिरर के दूसरे साइड में बनेगी।
अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करती है पदार्थ जिसका बना है और उसका तापमान क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि R इक्वल टू यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपान A होता है। तो जो हमारे अलग अलग पदार्थ होते हैं उनके लिए रेजिस्टिविटी का मान भी अलग अलग होता है। तो पदार्थ किसका बना हुआ है और उसका तापमान क्या है, इसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी एसी मोटर के आर्मेचर को तेजी से घुमा दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं आउटपुट वोल्टेज की तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉयल, यानी कि जैसे आपके कॉयल का रोटेशन बढ़ेगा आउटपुट वोल्टेज भी यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी सर्किट में फ्यूज तार को किस क्रम में लगाया जाता है। तो अगर हम लोग फ्यूज तार की बात करते हैं तो ये हमेशा आपके सर्किट में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और उसके बाद में जो लाइट है वो आपके घरों में प्रोवाइड की जाती है। बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया था कि पेड़ पौधों के द्वारा उत्सर्जित कौन सा उत्पाद मानव के लिए हानिकारक है। तो इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न रिपीटेड पूछा गया कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग होता है। तो आप सभी को पता होगा स्किन कैंसर नाम की जो डिसीज है वो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से होती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है रजोनिवृत्ति, या फिर इसे हम लोग मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो महिलाओं में संभवतः 45 से 50 की एज के बाद में मेनोपॉज की स्थिति आती है और इससे पहले ग्रुप डी में ही पूछा जा चुका है कि जो आपका प्रथम मासिक धर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग मेनार्की या फिर रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए कौन सा कथन गलत है। तो अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है तो आप आसानी से कर सकते थे। फिलहाल एक स्टेटमेंट दिया गया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक पाया जाता है, जबकि इसमें नाभिक अनुपस्थित होता है या फिर अल्प विकसित होता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पर गलत। बाकी अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो इसमें जो भी आपके केंद्रकीय पदार्थ होते हैं वो कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं। जीवाणु, नीरे हरे जो शैवाल हैं, इनमें आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से 6 की पहले शिफ्ट में जो प्रश्न मुझे प्राप्त हुए थे और 5 के जो पहले शिफ्ट के प्रश्न थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर आपका कोई डाउट या सवाल होता है तो आप इस नंबर के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।